मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज प्रशांत किशोर के उस हलफनामे की, जिसके मुताबिक प्रशांत किशोर दंपत्ति के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बहुत पहले से ये बात कही जाती रही है कि किसी के बारे में आपको पता लगाना हो, उसका इतिहास जानना हो, उसकी संपदा के बारे में जानना हो, उसके अपराधों के बारे में जानना है, तो उसको चुनाव लड़ा दीजिए। ये पुरानी बात थी, सही गलत। तब जब ये बात कही जाती थी तब लोग मानते थे विरोधी ये काम कर देंगे, उसके खिलाफ जो कुछ भी है माइनिंग करेंगे, निकाल के लाएंगे और सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन आज के दौर में एफिडेविट दायर करना होता है चुनाव लड़ने से पहले। नामांकन के साथ ही साथ नामांकन की स्वीकार्यता इस आधार पर होती है कि चुनाव लड़ने वाला शख्स अपने बारे में स्वीकारोक्ति के तौर पे उसकी कितनी संपदा है, कहाँ है, कितनी अचल संपदा है, कितनी अचल संपदा है, कितना कैश इन हैंड है, कितने सोने चांदी जेवरात हैं, कितनी वाहन है, कितनी गाड़ियां हैं, इन सब के बारे में, और साथ ही साथ कितने मुकदमे हैं और वो कहाँ हैं, किस हाल में है, इसकी स्वीकारोक्ति देता है, इसके बारे में लिख के देता है, हलफनामा के तौर पे देता है। अकेले अपने नहीं, अपने दंपत्ति के बारे में, पत्नी है तो पति के बारे में, पति है तो पत्नी के बारे में लिख के देता है। कहते हैं जिस साल पहला चुनाव लड़ा जाता है उस साल से माना जाता है। ये उसमें नहीं पूछा जाता स्रोत कि आपने ये संपदा कहाँ से अर्जित की, कैसे की, कहाँ। एक बार आप खुलासा कर दीजिए अपने हलफनामा में कि इस साल आपने इतना हासिल किया। अब जब अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो आपको बताना पड़ेगा इसी हलफनामे के बेस के आधार पर उस समय के बीच में आपने कितनी संपदा कहाँ से अर्जित की। तो पहले से लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर करोड़पति है, तो करोड़पति कितना, करोड़पति कहने का मतलब 1 करोड़ के मालिक, 2 करोड़ के मालिक, 10 करोड़ के मालिक, 15 करोड़ के मालिक। लेकिन जब पूरा हलफनामा निकल के आया जिसमें खुद प्रशांत किशोर ने वकीलों के खिलाफ हवाले से एफिडेविट दायर किया, जिसमें कहा कि उनके नाम 96 करोड़ की संपत्ति और उनकी पत्नी के नाम 102 करोड़ की, और वैसे कुल जमा जोड़ लेंगे तो 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पति पत्नी के हवाले है। तो जो लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर पैसा जमा करने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, ये तो बात अपने आप में सच थी कि पॉलिटिक्स में जब से आए हैं, किस स्रोत से आए हैं, हलफनामे में इसका जिक्र नहीं होता है और नहीं से चैलेंज किया जा सकता कि आपने कहाँ से पैसे अर्जित किए, कैसे किए, क्या किए। हो सकता है ये अपराध हो, पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने कहाँ से अर्जित किए, कैसे किए, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ये मामला बताना पड़ता है। जैसे दिल्ली के बसंत कुंज में उनका मकान है, गाजियाबाद में मकान है, रोहतास में चीनी मिल का मकान है, इसके मौलिक मकान जो पैतृक मकान है पटना में उनका मकान है, पाटलिपुत्र कॉलोनी में। ये जितने महंगे जगह है देश के, हर जगह प्रशांत किशोर की अकूत संपदा है, ये साफ पता लग गया। डॉक्टर जानवी दास जो उनकी पत्नी है, पेशे से डॉक्टर है, उनके नाम भी, पति पत्नी के नाम अलग अलग जगहों पर, साउथ दिल्ली में, बाकी जगहों पर, देश के नामी गरामी जगहों पर संपत्ति है। जो लोग कहते थे विधानसभा चुनाव के समय में प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस को लेकर सवाल खड़े करते थे, कहते थे उन्होंने पप्पू सिंह से मकान लिया है, उस मकान को अपने हिसाब से घर बनाने के लिहाज से उन्होंने पॉलिटिक्स में उनका इस्तेमाल किया है। अब उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए हलफनामा के बाद से। प्रशांत किशोर की खुद इतनी बड़ी औकात है कि शेखपुरा हाउस जैसे बड़े से बड़े मकान में वो रह सकते हैं, किराए में हो या अपना ले सकते हैं। जो हालत है पटना में, ऐसा कोई भी मकान नहीं है 10 करोड़ से ज्यादा को हो, और उस शेखपुरा हाउस को लेकर कहा जा रहा था कि उस प्रांगण में रह रहा है। या प्रशांत किशोर ने बिहार के पॉलिटिक्स में उतरने के बाद तकरीबन 3.5 साल हो गए उनका आए हुए, वो आए थे अपने हिसाब से, जिस ढंग से महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी के अंदाज में वो चले आए थे, चंपारण से चले आए थे, और ये कहते चले आए थे कोई फकीर आया है बिहार के पॉलिटिक्स में, जन स्वराज की स्थापना की, उन्होंने राजनीति में आए, सब कुछ किया, तो एक फकीराना अंदाज में बढ़ते रहे थे। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि टेंट तंबू जो लगा लेते हैं, इतने बड़े संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये सब पैसा के दोहन के लिहाज से कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? या जैसा कि हलफनामे में ये बात नहीं
साफ होता है कि कहां से उन्होंने ये पैसा लाया। लेकिन पैसा कितना है उनके पास? भाई 200 करोड़ है उनके पास, दो अचल संपत्ति को मिला लेंगे। अपना निजी वाहन अपने नाम से नहीं ले, पत्नी के नाम से बहुत सारे महंगी गाड़ियां हैं, सब कुछ है प्रशांत किशोर के जीवन में। और उसके बावजूद अगर वो पॉलिटिक्स में है, आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली बार जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़े होते अगर जिस ढंग से उन्होंने दावा किया था कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं या अपनी पैतृक सीट जो उनका रोहतास वाला है वहां से लड़ने वाले हैं, तो उस समय हलफनामा दायर कर बता चुके होते कि मेरे पास निजी संपत्ति इतनी है। बाकी कोई और रास्ता नहीं है पॉलिटिक्स में, हलफनामा नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, नामांकन का वक्त आता है, तो नामांकन की स्वीकार्यता के साथ ही मान लिया जाता है कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर 202 करोड़ की शख्सियत है। आप गौर कर सकते हैं बिहार में कितने ऐसे पॉलिटिशियन है भाई। 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी संपत्ति क्या है हलफनामा में गौर करें आपको पता लग जाएगा। छोड़िए, बिहार में अपने हिसाब से अकूत संपदा का मालिक कहा जाता है लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को। क्या उन्होंने अपने हलफनामे में ऐसा जिक्र कर रखा है कि 100 करोड़ की संपत्ति उनके पास है? या उनके बेटे तेजस्वी यादव बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विपक्ष के नेता है? या अपने हिसाब से पूरी फैमिली को भ्रष्टाचार का मालिक कहा जाता है? क्या वो अपनी इतनी हैसियत है उनकी कि वो हलफनामे में 200 करोड़ के अपने मालिकाना संपत्ति का जिक्र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? लेकिन प्रशांत किशोर ने यह साबित किया है आज की तारीख में बिहार के पॉलिटिक्स में, जब बांकीपुर से चुनाव लड़ रहा है, उपचुनाव लड़ रहा है, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनकी संपत्ति भाई लाखों में, लाख मतलब जब 100 लाख होगा तब 1 करोड़ होगा। लाखों की संपत्ति का मालिक वो 100 करोड़ से 200 करोड़ से वाली संपत्ति के मालिक से चुनाव लड़ रहा है। तो अब अगर प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी रथ पे चल रही है, अपने हिसाब से एक रणमाकुरे मैदान में आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उससे मुकाबिल हो रहे हैं, तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर ये नहीं कह सकते वो फकीर हैं सुदामा के भाव में, संपदा के मामले में कृष्ण के भाव में। ये संपदा कहां से आया? जहां तक आपराधिक मामलों की बात है, प्रशांत किशोर ने जिक्र किया है कि पटना में उनके खिलाफ जो एफआईआर है, सहरसा में उनके खिलाफ जो एफआईआर है, इन सब का जिक्र है। लेकिन उनकी जो मौलिक पार्टी है जहां से वो राजनीतिक सफर की शुरुआत की, वो कलकत्ता में घिरी पड़ी है। मैं बात कर रहा हूं आईपैक की। आईपैक पर कोयला घोटाला में शामिल होने का आरोप है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे आईपैक के जो मामले हैं, मुकदमे हैं, उसमें कहीं प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। पुरानी टीम रही थी, उनको छोड़ चुके थे वो। बंगाल चुनाव के समय आईपैक का पूरा घोटाला सामने आया था, लेकिन जब हलफनामा दायर किया प्रशांत किशोर ने, तो कोयला घोटाले की थोड़ी भी चिनकारी, थोड़ी भी रत्ती मामला इनके हलफनामे में उसका जिक्र नहीं है। हो सकता है दूर दराज से जांच होते होते इन तक आए मामला उसका आज, लेकिन हलफनामे में लोग उम्मीद कर रहे थे कि आईपैक के खिलाफ जो मुकदमा है अलग अलग जगहों पर, खासकर कोयला घोटाले को लेकर कुछ संपदा अर्जित करने का, उसका जिक्र इसमें होगा। लेकिन ये नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। तब प्रशांत किशोर के नाम, उनकी पत्नी के नाम 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति होने का पता लगा है। अब यहां से सफर चला है। प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, राजनीतिक सफर पर चल पड़े हैं। अब अगला नामांकन जब कहीं कहीं चुनाव लड़ने के लिए दर्ज करेंगे, तो इस दरमियान उन्होंने संपदा अर्जित की है, कितनी नहीं की, उसका जिक्र करना पड़ेगा। क्योंकि अचानक से आप देखेंगे एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव लड़ने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ असेंबली हो, उनमें करोड़ों का, दसियों करोड़ का मामला का अंतर सामने आता है। तो बेसलाइन पता लग जाता है कि राजनीति में आने से पहले इस शख्स ने कितना अर्जित किया था, उसके बाद कितना इजाफा किया, कितना पाया, कितना गंवाया। दरअसल है नहीं कोई ऐसा मिसाल। हलफनामा दर्ज करने की जो पद्धति जब शुरू की है चुनाव आयोग ने, उसके बाद से शायद ही कोई शख्सियत हो पॉलिटिक्स में आकर के धन गंवाया हो। तो अगले हलफनामा का इंतजार कीजिए प्रशांत किशोर आने वाले भविष्य में जब कहीं चुनाव लड़ते हैं, तो ये 200 करोड़ रुपए की संपत्ति में उनका कितना इजाफा होता है। पॉलिटिक्स में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद इनके धन अर्जन का स्रोत, जिसके हलफनामा में जिक्र नहीं होता, कहां से इन्होंने जिक्र किया। भाई जो आप पूरी पॉलिटिकल लाइफ याद कर लें, आईपैक की कहानी याद कर लें, अलग अलग जगहों पे इन्होंने सलाहकार की भूमिका में रहे हैं, उसके बाद से हाल के दिनों में जिस ढंग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इनका योगदान, वो तमाम इनकी पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के बावजूद हर दिन सुबह शाम तो बिहार की राजनीति में लगे पड़े 3.5 साल से, फिर भी ये 200 करोड़ या उससे ज्यादा की संपदा बना चुके हैं। यह है इनके पास, अपने आप में बड़ी बात है और एक स्टैंड है अपने हिसाब से। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी के हलफनामे में कितनी संपत्ति का जिक्र है, लेकिन देश के एक अग्रणी संपदा संपन्न पॉलिटिशियंस में प्रशांत किशोर हैं, यह हलफनामा बता रहा है।
तो इस लड़ाई को देखिए और आने वाले दिनों में हलफनामे में क्या विस्तार होता है, कितने आपराधिक मामले बढ़ते हैं, उनसे घटते हैं, इसके अलावा धन के मामले में कितनी नई गाड़ियां खरीदते हैं, इसके अलावा कितनी संपदा अर्जित करते हैं, कितना सोने की अंगूठी, एक अंगूठी है उनके हाथ में जिसका जिक्र उन्होंने हलफनामे में किया। तो ये अंगूठी, कई लोग अंगूठी भरे रहते हैं, लेकिन जेवरात के मामले में कहीं बहुत आगे हैं। डॉक्टर जानवी दास, सारे आधा किलो का सोना लगभग डॉक्टर जानवी दास के नाम है। ये हलफनामा बताता है। पति पत्नी दोनों का जिक्र करना पड़ता है, कितनी संपदा है, पैतृक संपदाओं का जिक्र करना पड़ता है, वो एक बेस माना जाता है। तो फिलहाल इतना ही जानिए कि करोड़पति प्रशांत किशोर लखपति नीरज कुमार सिन्हा से बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबिल है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।